हेलो एवरीवन। सो आज हम लाए हैं OS BCS401 का यूनिट 3 का वन शॉट वीडियो। और ये रहा हमारा चैप्टर 3 का सिलेबस, CPU शेड्यूलिंग, जिसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, CPU शेड्यूलिंग और डेडलॉक। CPU शेड्यूलिंग में दो पार्ट डिवाइड होगा। पहला हम लोग इसमें शेड्यूलिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव वगैरह रहेंगे, और दूसरा हम लोग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर और दूसरा रहेगा हमारा डेडलॉक, ठीक है, डेडलॉक रहेगा। और चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि CPU शेड्यूलिंग होता क्या है। CPU शेड्यूलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस या टास्क CPU का यूज़ करेगा और कब करेगा। जब मल्टीपल प्रोसेसेस एक ही CPU का यूज़ करना चाहते हैं तो OS को यह इंश्योर करना पड़ता है कि सभी प्रोसेसेस को फेयर टाइम मिल सके। इस प्रोसेसेस को CPU शेड्यूलिंग कहते हैं, ठीक है। और CPU शेड्यूलिंग के थ्रू OS प्रायोरिटाइज करता है प्रोसेसेस को, ताकि ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस अच्छी हो। जैसे मान लो आपके कंप्यूटर पर एक साथ बहुत सारे टास्क चल रहे हैं, जैसे ब्राउजिंग, म्यूज़िक एक्सेट्रा। तो CPU शेड्यूलिंग ये डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क कब CPU पे चलेगा और कितनी देर तक चलेगा। इस प्रोसेस से इंश्योर होता है कि सभी प्रोसेसेस अपने काम को एफिशिएंटली कर सकें बिना किसी डिले के। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारे पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसको हम बोलेंगे शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो CPU शेड्यूलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे प्रोसेसेस को CPU के ऊपर एग्जीक्यूशन के लिए असाइन किया जाता है। CPU शेड्यूलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि CPU यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज़ किया जा सके और सिस्टम का रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाया जा सके। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ये डिटरमाइन करता है कि किस प्रोसेस को किस वक्त CPU पर चलाया जाए, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के टाइप्स, ठीक है। तो नीचे जाएंगे, ये रहे हमारे CPU शेड्यूलिंग के टाइप्स। तो CPU शेड्यूलिंग टाइप्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, पहले प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव। अब प्रीएम्प्टिव जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, LRJ यानी लॉन्गेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट, और चौथा है हमारा राउंड रॉबिन। नॉन प्रीएम्प्टिव में हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं इसको। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। चलिए अब एक एक करके समझते हैं इसको। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज़ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। अब बात करेंगे प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होता क्या है। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एक ऐसा CPU शेड्यूलिंग मेथड है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS एक चल रहे प्रोसेस को बीच में ही रोक सकता है और टेम्पररीली सस्पेंड कर सकता है। उसका नाम ही प्रीएम्पशन है, मतलब रोक कर टेम्पररीली सस्पेंड कर सकता है ताकि CPU को किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट किया जा सके। इसका मतलब यह है कि अगर कोई दूसरा प्रोसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट या अर्जेंट हो तो OS पहले से चल रहे प्रोसेस को इंटरप्ट करके उस नए प्रोसेस को CPU दे सकता है, ठीक है। ये शेड्यूलिंग टेक्निक इंश्योर करता है कि ज़्यादा प्रायोरिटी वाले टास्क को जल्दी से जल्दी CPU मिल सके बिना टाइम वेस्ट किए। इस तरह का शेड्यूलिंग सिस्टम को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाता है, लेकिन इसमें ओवरहेड थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि प्रोसेसेस को बीच में ही रोकना पड़ता है और उन्हें फिर से रिज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या होता है। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें CPU को उस प्रोसेस को असाइन किया जाता है जिसका प्रायोरिटी लेवल सबसे ज़्यादा होता है। अगर कोई नया प्रोसेस आता है जिसका प्रायोरिटी लेवल करेंटली रनिंग प्रोसेस से ज़्यादा है तो CPU से चल रहे प्रोसेसेस को रोक कर यानी प्रीएम्प्ट करके नए प्रोसेसेस को दिया जाता है। इस शेड्यूलिंग में हाई प्रायोरिटी टास्क का ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, जिससे वो प्रोसेसेस जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं जो सिस्टम के लिए ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। लो प्रायोरिटी प्रोसेस को थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। चलिए हम इसका एग्जांपल को समझते हैं। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हम लोग समझेंगे थोड़ा, ठीक है। यहाँ प्रोसेस दिया है, हमारे पास 3 प्रोसेस है और बर्स्ट टाइम दिया है, प्रायोरिटी दिया हुआ है, ठीक है। प्रोसेसेस P1, P2, P3 और हर प्रोसेसेस का एक बर्स्ट टाइम है जो बताता है कि उस प्रोसेस को CPU कितनी देर तक चाहिए, और एक प्रायोरिटी वैल्यू है, ठीक है, जो डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को पहले CPU मिलना चाहिए। यहाँ लोअर नंबर वाली प्रायोरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो प्रोसेस का प्रायोरिटी नंबर कम है, ठीक है, जो प्रोसेस का प्रायोरिटी नंबर कम है उसे पहले CPU मिलेगा।
ठीक है। अब टेबल एनालिसिस बात करते हैं। यहाँ P1 का बर्स्ट टाइम 10 है और प्रायोरिटी 2 है। P2 इसका बर्स्ट टाइम 5 है, प्रायोरिटी 0 है। P3 इसका बर्स्ट टाइम 8 है, प्रायोरिटी 1 है। तो ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को सबसे पहले P2 जो है, P2 प्रोसेस को CPU मिलेगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, यानी प्रायोरिटी वैल्यू 0 को जो सबसे छोटी है, P2 को 5 यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए CPU मिलता है। ठीक है। उसके बाद P3 की बात करते हैं। P3 की प्रायोरिटी वैल्यू 1 है, जो दूसरे प्रोसेसर से ज़्यादा है, तो P3 को CPU मिलेगा और ये 8 यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए चलेगा। लास्ट में आता है हमारा P1 की प्रायोरिटी वैल्यू सबसे कम यानी 2 है, इसलिए P1 को सबसे बाद में CPU मिलता है और यह 10 यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए चलेगा। अब यहाँ जो जैन चार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं P2 जो है वो टाइम 0 to 5 चल रहा है। ठीक है, टाइम 0 to 5। फिर P3 आएगा हमारा जो टाइम 5 to 13 चल रहा है, और फिर आएगा P1 जो टाइम 13 to 23 चलेगा। ठीक है, ऐसे करके तो ये सीक्वेंस तुम्हें नीचे जो दिया गया है गैंट चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें हर प्रोसेस अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे CPU को यूज़ कर रहा है। P2 पहले एग्जीक्यूट करेगा और फिर P3 और फाइनली P1। इस तरह से प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इंश्योर करता है कि हाई प्रायोरिटी टास्क पहले एग्जीक्यूट होंगे, चाहे उनका बर्स्ट टाइम कम या ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये हमारे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो गई। अब हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट रिमेन यानी SRJF क्या होता है। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट एक ऐसा CPU शेड्यूलिंग मेथड है जिसमें CPU को उस प्रोसेस को दिया जाता है जिसका कंप्लीशन के लिए सबसे कम टाइम बचा है। अगर कोई नया प्रोसेस आता है जिसका रिमेनिंग टाइम करंटली रनिंग प्रोसेस से कम है, तो OS उससे चल रहे प्रोसेस को रोक कर यानी प्रीम्प्ट करके CPU नया प्रोसेस को दे देता है। ये शेड्यूलिंग टेक्निक इंश्योर करती है कि वो प्रोसेसेस जिनका काम जल्दी ख़त्म हो सकता है उन्हें पहले CPU मिले। इस ओवरऑल सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस इंप्रूव होती है क्योंकि छोटे छोटे टास्क जल्दी से कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन यह इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेसेस का रिमेनिंग टाइम कंटिन्यूसली ट्रैक किया जाए ताकि OS सही टाइम पर प्रोसेस का प्रीम्प्ट कर सके और नया प्रोसेस को CPU अलाउंस कर सके। ठीक है, अब हम SRJF को समझते हैं। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट यहाँ पर जो दिया है, तो ये इमेज जो है एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को दिखाता है जिसका नाम है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट। तो ये एल्गोरिदम कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसेस को शेड्यूल करने के लिए यूज़ होता है। अब चलिए इमेज देखते हैं क्या क्या है इसमें। यहाँ प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेसेस का नाम P1, P2, P3, P4 और अराइवल टाइम वो टाइम जब प्रोसेस सिस्टम में आते हैं, और बस टाइम वो टाइम जो प्रोसेस को अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है। अब यहाँ जैन चार्ट जो SRJF की लगी हुई उसमें देखते हैं। एक टाइम लाइन है, ठीक है, ये जो टाइम लाइन लगी हुई है, एक टाइम लाइन है जो दिखाता है कि प्रोसेसेस किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हर सेगमेंट टाइम लाइन पर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट दिखाता है। हर सेगमेंट का लेंथ उस प्रोसेस के बर्स्ट टाइम के बराबर होता है। एवरेज वेटिंग टाइम क्या बोल रहा है? एवरेज टाइम जो प्रोसेसेस सिस्टम में वेट करते हैं अपना एग्जीक्यूशन शुरू करने से पहले। इसे कैलकुलेट करने के लिए सभी प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम ऐड करते हैं और टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड करते हैं। अब काम कैसे करता है? जब एक प्रोसेस आता है, ठीक है, यानी P1 आता है, तो उसे रिमेनिंग बस टाइम कैलकुलेट किया जाता है। उसका रिमेनिंग बस टाइम कैलकुलेट किया जाएगा, क्या है? 8 है। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब जो प्रोसेस का रिमेनिंग बस टाइम सबसे कम होता है उसे एग्जीक्यूशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो इसका सबसे कम क्या है? 4 है, यानी 1.0। एग्जीक्यूशन सिलेक्टेड प्रोसेस एग्जीक्यूटेड होते हैं जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए या फिर किसी नए प्रोसेस से प्रिम्प्ट ना हो जाए। ठीक है, किसी नए प्रोसेस से प्रिम्प्ट ना हो जाए जिसका रिमेनिंग बस टाइम और छोटा हो। प्रिम्पशन क्या करेंगे हम? अगर कोई नया प्रोसेस आता है जिसका रिमेनिंग बस टाइम करेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस से छोटा है, तो करंट प्रोसेस को रोक दिया जाता है और नया प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। अब रिपीट स्टेप्स यानी दूसरे से चौथे तक बार बार एग्जीक्यूशन, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब, एग्जीक्यूशन, प्रिम्पशन तब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक सभी प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। 0 से 1, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 17, 17 से 26। इसका एडवांटेज क्या है? मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। SRJF एवरेज वेटिंग टाइम को मिनिमाइज़ करने में मदद करता है। और फेयरनेस, SRJF हर प्रोसेस को फेयरली ट्रीट करता है क्योंकि वो प्रोसेसेस को उसके शॉर्टेस्ट रिमेनिंग बस टाइम के बेसिस पर एग्जीक्यूट करता है। अब इसके डिसएडवांटेज स्टारवेशन है और ओवरहेड है। SRJF में स्टारवेशन हो सकते हैं अगर कोई प्रोसेस जिसका लॉन्ग बस टाइम है
वो तब तक वेट करता रहे जब तक शॉर्टर प्रोसेस पहले कंप्लीशन ना हो जाए। एसआरजेएफ को कॉन्स्टेंटली रिमेनिंग बर्स्ट टाइम्स मॉनिटर करना पड़ता है, जिससे ओवरहेड बढ़ सकता है। समरी में अगर बात करें तो एसआरजेएफ एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो एवरेज वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करने का एम रखता है। प्रोसेसेस को शॉर्टेस्ट रिमेनिंग बर्स्ट टाइम के बेसिस पर एग्जीक्यूट करके इसके कुछ एडवांटेज हैं, लेकिन स्टारवेशन और ओवरहेड जैसे कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे लॉन्गेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट क्या करते हैं। यह एक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो प्रोसेसेस को ज़्यादा रिमेनिंग टाइम के साथ एलोकेट करता है। यह अप्रोच यानी एसआरजेएफ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट के सिमिलर है, लेकिन इसमें प्रायोरिटी उन प्रोसेसेस को दी जाती है जिनके पास ज़्यादा टाइम रिमेनिंग होता है। अगर दूसरे शब्द में बात करें तो एलआरजेएफ में सीपीयू उन प्रोसेसेस को पहले एलोकेट करता है जो अपने एग्जीक्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं। इससे लॉन्ग रनिंग प्रोसेसेस को ज़्यादा टाइम मिलता है। यह अप्रोच कम काम यूज़ होती है और जनरली शॉर्ट टर्म प्रोसेसेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अब बातें हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे यानी राउंड रॉबिन पे। इससे एक क्वेश्चन फिक्स से फिक्स है। राउंड रॉबिन एक ऐसा एल्गोरिदम है जो सीपीयू को हर प्रोसेस को एक फिक्स टाइम क्वांटम के लिए एलोकेट करता है, और ये साइक्लिक ऑर्डर में होता है। जब टाइम क्वांटम ख़त्म होता है तो प्रोसेसेस को क्यू के एंड में भेज दिया जाता है और सीपीयू नेक्स्ट प्रोसेस को दिया जाता है और जो क्यू में आगे होते हैं। मतलब हर प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए सीपीयू मिलता है, और जब वो टाइम ख़त्म होता है प्रोसेसेस क्यू के लास्ट में चले जाते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस को सीपीयू मिलता है। ये साइकिलिंग कब तक चलती रहती है? जब तक प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है। इस अप्रोच से सीपीयू को यूटिलाइजेशन एफिशिएंट रहता है और सब प्रोसेस को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। चलिए अब एक राउंड रॉबिन का टेबल देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा P1, P2, P3, P4, P5। हमारे पास अराइवल टाइम दिया रहेगा, बर्स्ट टाइम दिया रहेगा, जो कि टोटल और रिमेनिंग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, और इसका टाइम स्लाइस 4 है। ठीक है, तो टाइम स्लाइस 4 इसका मतलब है कि हर प्रोसेस को सीपीयू पर सिर्फ 4 यूनिट का समय मिलेगा, फिर अगली प्रोसेस को मौका मिलेगा। ठीक है, और प्रोसेस ये अलग अलग काम में जो कंप्यूटर्स को करना है। ठीक है, अराइवल टाइम ये बताता है कि कौन सा काम कब शुरू होगा। अब टोटल बर्स्ट टाइम अगर हर काम को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा ये बताता है। अब रिमेनिंग बर्स्ट टाइम क्या करेगा, ये बताता है कि हर काम को अभी कितना समय और लगना है। रेडी क्यू, जो रेडी क्यू दिया गया है, ठीक है, ये वो जगह है जहाँ सभी काम सीपीयू का इंतज़ार करते हैं। और जैन चार्ट यह एक ग्राफ है जो दिखाती है कि कौन सा काम कब चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ जो P1 काम 0 से 4 तक चला है, फिर P2 है 4 से 8 तक चला है, इस तरह बाकी काम भी चलते रहे। आसान शब्दों में ये टेबल बता रहा है कि कंप्यूटर कैसे अलग अलग कामों को बारी बारी से करता है। हर काम को थोड़ा थोड़ा समय मिलता है, फिर अगले काम को मौका मिलता है। ये रहा हमारा, मान लो तुम और तुम्हारे एक दोस्त पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, तो दोनों एक साथ पिज़्ज़ा नहीं खा सकते हैं। सो तुम बारी बारी से एक एक स्लाइस करके खाओगे। यही यहाँ हो रहा है। हर प्रोसेस यानी काम एक पिज़्ज़ा की स्लाइस की तरह, और कंप्यूटर सीपीयू एक पिज़्ज़ा है। ठीक, अब हम बात करेंगे हमारे नॉन प्रीम्पशन की। तो नॉन प्रीम्प्टिव शेड्यूलिंग एक ऐसा शेड्यूलिंग टेक्निक है जहां एक बार प्रोसेस को सीपीयू मिलने के बाद उस प्रोसेस को तब तक सीपीयू छोड़ने नहीं दिया जाता है जब तक वो खुद वॉलंटरीली रिलिंक्विश ना कर दिए या कंप्लीट ना हो जाए। इसका मतलब है कि एक प्रोसेस सीपीयू को कंट्रोल पूरी तरह से अपने पास रखती है जब तक वो अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं कर लेती है। अब इसमें पहला पार्ट हमारा आता है एलजेएफ, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। उन प्रोसेसेस को प्रायोरिटी देता है जो सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूशन टाइम मांगती है। ये शॉर्टेज जॉब फर्स्ट यानी एसजेएफ के सिमिलर है, लेकिन इसमें फोकस उन प्रोसेसेस पर होता है जो ज़्यादा सीपीयू टाइम की डिमांड करते हैं। ठीक है, अब काम कैसे करता है बात करेंगे हम लोग। अगर दो प्रोसेसेस हैं और एक प्रोसेसेस को 10 यूनिट ऑफ सीपीयू टाइम चाहिए और दूसरे को 5 यूनिट चाहिए, तो एलजेएफ 10 यूनिट्स वाले प्रोसेसेस को पहले एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा है। इसकी अच्छाई क्या है, ये अप्रोच लॉन्ग प्रोसेस को जल्दी कंप्लीट करने में मदद करता है, और ख़राबी क्या है, इसमें शॉर्ट प्रोसेसेस को डिले हो सकता है जो स्टारवेशन का रीज़न बन सकता है। अब हम बात करेंगे FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पहले आइए, पहले ले जाइए। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग में टास्क को उनकी अराइवल ऑर्डर के बेसिस पर प्रोसेस किया जाता है।
एक बार जब एक प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वो अपने कंप्लीशन तक बिना किसी इंटरप्ट के चलती है। काम कैसे करता है, अगर प्रोसेस P1 आती है पहला और उसका 10 यूनिट का टाइम चाहिए, और प्रोसेस P2 आती है उसके बाद और उसको 5 यूनिट का टाइम चाहिए, तो P1 पहले एग्जीक्यूट होगा और फिर P2 को CPU मिलेगा। इसकी अच्छाई क्या है, सिंपल और इजी टू इम्प्लीमेंट, और कॉन्स क्या है, लॉन्ग प्रोसेस को शॉर्ट प्रोसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लग सकता है जो वेटिंग टाइम को इंक्रीज़ कर सकता है। अब हम बात करेंगे लास्ट हमारे हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट HRRN। हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वो प्रोसेस सिलेक्ट करता है जो हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो रखती है। रिस्पांस रेशियो जैसे कैलकुलेट किया जाता है वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम अपॉन बर्स्ट टाइम। यह अप्रोच बोथ वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम को कंसिडर करती है अगले प्रोसेस को डिसाइड करने के लिए। काम कैसे करता है, अगर एक प्रोसेस को 10 यूनिट का बर्स्ट टाइम है और उसका वेटिंग टाइम 5 यूनिट्स है तो उसका रिस्पॉन्सिव रेशियो होगा 5 + 10 अपॉन 10 = 1.5। प्रोसेस जिसकी हाईएस्ट रिस्पॉन्सिव रेशियो होगी वो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ इसकी अच्छाई क्या है, ये अप्रोच फेयरनेस को इंश्योर करता है क्योंकि वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम दोनों को कंसीडर करता है। बुराई क्या है इसकी, इसमें कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो सकती है और रियल टाइम सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, तो इसका यूज़ कम होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को इवेल्युएट और कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये क्राइटेरिया एल्गोरिदम को इफेक्टिवनेस को मेज़र करते हैं। कुछ कॉमन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जैसे CPU यूटिलाइजेशन, ये बताता है कि CPU कितना एक्टिव है, यानी CPU कितने % टाइम के लिए बिजी है। हाई CPU यूटिलाइजेशन का मतलब है कि CPU का ज़्यादा हिस्सा टाइम काम में लग रहा है जो कि एफिशिएंट है। एग्जांपल में बात करें, अगर CPU 90% टाइम बिजी है और 10% टाइम आइडियली है तो CPU यूटिलाइजेशन 90% ही होगा। अब इसके थ्रू आउटपुट क्या करेंगे, ये भी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया थ्रू आउटपुट ये बताता है कि एक यूनिट टाइम में कितने प्रोसेसेस कंप्लीट हो रहे हैं। हाई थ्रू आउटपुट का मतलब है कि ज़्यादा प्रोसेसेस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कंप्लीट हो रहे हैं जो सिस्टम की एफिशिएंसी को इंडिकेट करते हैं। एग्जांपल में अगर एक आवर में 20 प्रोसेसर कंप्लीट होते हैं तो थ्रू आउटपुट में 20 प्रोसेसर पर आवर होगा। तो CPU यूटिलाइजेशन मतलब क्या, मेज़र करता है कि CPU कितना वक्त काम में होगा, और थ्रू आउटपुट मेज़र करता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितने प्रोसेसेस कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये क्राइटेरिया हेल्प करते हैं कि एल्गोरिथम की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को समझने में और कंपेयर करने में। और भी इसके कुछ पार्ट्स हैं जैसे टर्न अराउंड टाइम क्या है, तो ये टोटल टाइम को मेज़र करता है जो प्रोसेसेस को अराइवल से लेकर कंप्लीशन तक लगता है। इसमें प्रोसेस की एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है, प्रोसेस की एग्जीक्यूशन टाइम और वेटिंग टाइम दोनों इंक्लूड होते हैं। एग्जांपल की बात करें, अगर प्रोसेस P1 को अराइवल से लेकर कंप्लीशन तक 20 यूनिट्स ऑफ टाइम लगते हैं तो P1 का टर्न अराउंड टाइम 20 यूनिट्स होगा। अब वेटिंग टाइम क्या है, ये टोटल टाइम को मेज़र करता है जो एक प्रोसेस रेडी क्यू में वेट करते हुए गुजारता है। इसमें प्रोसेस की एग्जीक्यूशन टाइम नहीं इंक्लूड होती, सिर्फ वेटिंग टाइम होता है। एग्जांपल में बात करें, अगर प्रोसेस P1 को 15 यूनिट वेटिंग क्यू में वेट करना पड़ा और 10 यूनिट्स एग्जीक्यूशन टाइम, तो वेटिंग टाइम 15 यूनिट ही होगा। अब रिस्पांस टाइम क्या होता है, ये टाइम मेज़र करता है जो प्रोसेस सबमिशन से लेकर पहली रिस्पॉन्सिव तक लगती है। ये टाइम का पीरियड होता है जब प्रोसेस CPU को एलोकेट होती है और पहला रिस्पॉन्सिव या आउटपुट मिलता है। एग्जांपल में बात करें, अगर प्रोसेस P1 को सबमिशन के बाद 5 यूनिट्स के अंदर पहला रिस्पॉन्सिव मिलता है तो रिस्पॉन्सिव टाइम 5 यूनिट्स होगा। समरी में बात करें तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, प्रोसेसेस को अराइवल से लेकर कंप्लीशन तक लगने वाला टोटल टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है, रेडी क्यू में प्रोसेस से वेट करने का टोटल टाइम। रिस्पॉन्सिव टाइम, प्रोसेस सबमिशन से लेकर पहला रिस्पॉन्सिव तक लगने वाला। अब हम आ गए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक में जिसको बोलते हैं प्रोसेस स्टेट। ठीक है, प्रोसेस स्टेट में हम लोग ये जिसका ट्रांजिशन डायग्राम भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आप यही डायग्राम भी बनाएंगे अगर प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम भी पूछा गया और प्रोसेस स्टेट भी पूछा गया तो ये डायग्राम मस्ट है कि आप ये डायग्राम पक्का बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोसेसेस अलग अलग स्टेट्स में हो सकते हैं और ये स्टेट प्रोसेस के लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ हर स्टेट की थोड़ी डिटेल, जैसे न्यू की बात करें यानी नया, जब एक प्रोसेस क्रिएट हो रहा होता है उस स्टेज को न्यू स्टेट कहते हैं। इसमें प्रोसेस की इनिशियल सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। एग्जांपल में जब आप एक न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं या एक न्यू प्रोसेस रिक्वेस्ट भेजते हैं
तब वो प्रोसेस न्यू स्टेट में होता है। अब बात करते हैं रेडी यानी तैयार। जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू की वेटिंग में होता है तब वो रेडी स्टेट में होता है। प्रोसेसेस रेडी हैं और बस सीपीयू के एलोकेशन का वेट कर रहा है। एग्जांपल में बात करें, अगर आपके सिस्टम पर एक प्रोसेस है जो सीपीयू के एलोकेट होने के लिए वेट कर रहा है तो वो रेडी स्टेट में होगा। अब रनिंग यानी चल रहा है। जब प्रोसेस को सीपीयू मिल जाता है, अब रनिंग हो रहा है, जब प्रोसेस को सीपीयू मिल जाता है और वो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब वो रनिंग स्टेट में होता है। इस स्टेज में प्रोसेस अपने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। एग्जांपल की बात करें, जब आप एक एप्लीकेशन को एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस रनिंग स्टेट में होगा। अब ये ब्लॉक की बात करें कि ब्लॉक क्या हो रहा है, ठीक है। जब प्रोसेस किसी इवेंट का रिसोर्स का वेट, ठीक है, जब प्रोसेसेस किसी इवेंट का रिसोर्सेज का वेट कर रहा होता है, जैसे कि आईओ ऑपरेशन या किसी इनपुट का वेट, तब वो ब्लॉक स्टेट में होता है। इस स्टेट में प्रोसेस टेम्पररी इनएक्टिव होता है। अगर आपका एप्लीकेशन किसी लाइव से डेटा, किसी फाइल से डेटा रीड करने के लिए वेट कर रहा है तो वो प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में होगा। टर्मिनेटेड यानी एग्जिट, समाप्त। जब प्रोसेस अपना, ये ब्लॉक स्टेट, वेटिंग स्टेट जो होगा हमारा ब्लॉक स्टेट होगा। और ये हम टर्मिनेटेड की बात करेंगे, जब प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है और सिस्टम से रिमूव हो जाता है तब वो टर्मिनेटेड स्टेट में होता है। इस स्टेट के बाद प्रोसेस का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। एग्जांपल में, जब आपका एप्लीकेशन अपना काम कंप्लीट कर लेता है और क्लोज हो जाता है तो उस प्रोसेस को टर्मिनेटेड स्टेट में होगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम। और अगर हम लोग बात करें प्रोसेस स्टेट, एक बार फिर से समरी देख लेते हैं। तो न्यू मतलब प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, रेडी मतलब प्रोसेस सीपीयू के लिए वेट कर रहा है, रनिंग मतलब प्रोसेस करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, और ब्लॉक्ड मतलब प्रोसेस किसी इवेंट या रिसोर्सेज का वेट कर रहा है, टर्मिनेटेड प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है। तो ये स्टेट प्रोसेस के लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेजेस को रिप्रेजेंट करता है और हेल्प करता है कि प्रोसेस मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग में। अब हम बात करेंगे शेड्यूलर्स की, ठीक है। आखिर शेड्यूलर्स होता क्या है? तो शेड्यूलर प्रोसेस के डिफरेंट स्टेट्स के बीच ट्रांजिशन को मैनेज करता है। तीन मेन टाइप्स के शेड्यूलर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यानी जॉब शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यानी सीपीयू शेड्यूलर, और मीडियम टर्म शेड्यूलर यानी स्वैपर। अब एक एक करके समझते हैं कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है, जिसको हम जॉब शेड्यूलर कहते हैं। तो ये शेड्यूलर डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेसेस सिस्टम में एडमिट किए जाएंगे। इसका काम प्रोसेस को सिस्टम के रेडी क्यू में भेजना होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इंश्योर करता है कि सिस्टम में सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रोसेसेस अवेलेबल हों और सिस्टम ओवरलोड ना हो। डिसाइड विच प्रोसेस आर एडमिटेड टू द सिस्टम। एग्जाम्पल की बात करें, जब आप एक एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है कि एप्लीकेशन का प्रोसेस सिस्टम में ऐड होगा या नहीं होगा। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की यानी सीपीयू शेड्यूलर। यह शेड्यूलर डिसाइड करता है कि रेडी क्यू में से नेक्स्ट कौन से प्रोसेस को सीपीयू एलोकेशन मिलेगा, ठीक है। इसका काम सीपीयू के टाइम स्लाइसेस को एलोकेट करना होता है और इंश्योर करना होता है कि सीपीयू एफिशिएंटली यूटिलाइज हो। इसके एग्जांपल हैं, जब एक प्रोसेस सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है और एक और प्रोसेस रेडी क्यू में होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है कि सीपीयू को नेक्स्ट प्रोसेस को एलोकेट करना है या नहीं। अब हम बात करेंगे मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है यानी स्वैपर। यह शेड्यूलर प्रोसेसेस को मेन मेमोरी और डिस्क के बीच स्वैप करता है। इसका काम मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस स्वैपिंग में होता है। मीडियम टर्म शेड्यूलर तब यूज़ होता है जब मेमोरी ओवरलोड होता है या प्रोसेस को टेम्परली डिस्क पे स्टोर करना पड़ता है। एग्जांपल की बात करें, अगर सिस्टम की मेमोरी फुल हो जाती है और एक प्रोसेस को टेम्पररी डिस्क पे स्टोर करना पड़ता है तो मीडियम टर्म शेड्यूलर ये मैनेज करता है। अब समरी की बात करें तो जो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है डिसाइड करता है कौन सा प्रोसेस सिस्टम में एडमिट होगा, और जो सीपीयू शेड्यूलर यानी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, डिसाइड करता है कि रेडी क्यू में से नेक्स्ट कौन से प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा। और स्वैपर क्या करता है, मैनेजेस द स्वैपिंग ऑफ प्रोसेसेस बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क। शेड्यूलर इंश्योर करता है कि प्रोसेसेस एफिशिएंटली मैनेज हो रहे हैं और सिस्टम स्मूथली ऑपरेट कर रहे हैं। अब हम आ गए हमारे प्रोसेस कंट्रोल भाग। ये भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़रूर है कि क्वेश्चन उठेंगे। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट और कंट्रोल के लिए यूज़ करता है। पीसीबी यानी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन और स्टेट को ट्रैक करने के लिए ज़रूरी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। ये पीसीबी के कंपोनेंट्स कुछ डिटेल में है, जैसे यहाँ पीआईडी यानी प्रोसेस आईडी क्या है। हर प्रोसेस को एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाता है जो पीआईडी कहलाता है। यह प्रोसेस को डिस्टिंग्विश और मैनेज करने में हेल्प करता है।
एग्जांपल की बात करें, अगर आपके सिस्टम पे 2 प्रोसेस रन हो रहे हैं तो उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए उन लोगों को अलग अलग PIDs दिए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ प्रोसेस स्टेट्स हैं तो ये करेंट स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है जो प्रोसेस के अलग अलग स्टेट्स को शो करता है। जैसे यहाँ न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड एक एक करके समझते हैं। न्यू मतलब प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, रेडी मतलब प्रोसेसेस सीपीयू के लिए वेट कर रहा है, रनिंग मतलब प्रोसेसेस करंटली सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो रहा है, वेटिंग मतलब प्रोसेसेस किसी आईओ ऑपरेशन या इवेंट का वेट कर रहा है, और टर्मिनेटेड मतलब प्रोसेसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है और अब एक्टिव नहीं है। अब हम बात करेंगे प्रोग्राम काउंटर, उसी का दूसरा पार्ट है। तो ये एड्रेस को होल्ड करता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। इससे इंश्योर होता है कि प्रोसेस प्रीम्पशन या कॉन्टेक्स्ट स्विच के बाद सही पॉइंट से एग्जीक्यूशन रिज्यूम होती है। एग्जांपल की बात करें, अगर प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन के बीच में इंटरप्ट होता है तो पीसी उस एड्रेस को स्टोर करता है जहां से एग्जीक्यूशन रिज्यूम होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सीपीयू रजिस्टर्स की। तो यह प्रोसेस का करेंट कॉन्टेक्स्ट रखता है, जैसे जनरल पर्पस रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर्स और स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो सीपीयू रजिस्टर प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के दौरान डाटा और इंस्ट्रक्शंस के को टेम्पररी होल्ड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन क्या करता है। यह प्रोसेस के लिए एलोकेटेड मेमोरी की इन्फॉर्मेशन रखता है, जैसे बेस एंड लिमिट रजिस्टर, पेज टेबल्स, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। अब बात करेंगे बेस एंड लिमिट रजिस्टर क्या करता है। ठीक है, प्रोसेस का एड्रेस स्पेस की बाउंड्रीज डिफाइन करता है। और पेज टेबल क्या करता है, अगर पेजिंग यूज़ होती है तो वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से मैप करता है। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन ये सब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी लास्ट वाले टॉपिक में। अगर सेगमेंटेशन यूज़ होती है तो सेगमेंट रजिस्टर और सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स को इंक्लूड करता है। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उसी का पार्ट है। यह प्रोसेस यूसेज से रिलेटेड वेरियस मैट्रिक्स और ट्रैक करता है, जैसे सीपीयू यूसेज टाइम, प्रोसेस ने सीपीयू को कितना टाइम यूज़ किया है। प्रोसेस प्रायोरिटी, शेड्यूलिंग डिसीजंस को अफेक्ट करने वाला प्रायोरिटी लेवल। इलैप्स टाइम, प्रोसेस सिस्टम में कितना टाइम से हैं इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन और वेटिंग टाइम। अब आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन, आईओ डिवाइसेस और रिसोर्सेज की डिटेल रखता है जो प्रोसेसेस के लिए एलोकेटेड है, जैसे लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, डिवाइस एलोकेशन, आईओ ऑपरेशन। एक एक करके समझते हैं। फाइल्स जो प्रोसेस के द्वारा करेंटली ओपन है, डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस यूज़ कर रहा है, जैसे प्रिंटर या डिस्क। आई ऑपरेशन मतलब ऑन गोइंग आई ऑपरेशन और उनके स्टेटस के डिटेल। ठीक है, तो PID समझे हमने, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, सीपीयू रजिस्टर, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब पॉइंट बना कर एग्जाम में लिखेंगे तो आपकी कॉपी इन्फॉर्मेटिव दिखेगी। ठीक है, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक रहा हमारा पूरा डिटेल में, हमने इसको अच्छे से समझा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे प्रोसेस एड्रेस स्पेस में। प्रोसेस एड्रेस स्पेस वो एड्रेस रेंज होता है जो एक प्रोसेस यूज़ कर सकती है। यह एड्रेस स्पेस टिपिकली कुछ पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। टेक्स्ट सेगमेंट, इसमें एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, मतलब ये वो पार्ट है जहाँ प्रोसेस का एक्चुअल प्रोग्राम कोड स्टोर होता है जो सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, आपका प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू को एग्जीक्यूट करने होते हैं वो टेक्स्ट सेगमेंट में होते हैं। अब हम बात करेंगे डेटा सेगमेंट क्या होता है, जो कि ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल लिए रहते हैं। हीप क्या होता है, जो कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में यूज़ होते हैं। ठीक है, और स्टैक जो कि एक फंक्शन कॉल इन्फॉर्मेशन और लोकल वेरिएबल लिए रहते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस एड्रेस स्पेस की ये डिवीजन इंश्योर करती है कि अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन अलग अलग मेमोरी रीजन्स में स्टोर हो, जिससे एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस एग्जीक्यूशन पॉसिबल हो। अब हम प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, जैसे PID। ठीक है, तो PID क्या, ये हर प्रोसेस के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। PID से सिस्टम को पता चलता है कि कौन से प्रोसेस को ट्रैक किया जाता है। जैसे 2 प्रोसेस हैं, एक ही टाइम पे रन कर रहे हैं तो उन्हें डिफरेंशियल करने के लिए अलग अलग PIDs दिए जाते हैं। अब PPID क्या होता है, यह प्रोसेस को पेरेंट प्रोसेस का आइडेंटिफायर होता है। जब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से क्रिएट होता है तो पेरेंट प्रोसेस के ID को PPID के रूप में स्टोर किया जाता है। ठीक है, और फिर UID क्या होता है, यह आइडेंटिफायर होता है जो यूज़र को आइडेंटिफाई करता है जो प्रोसेस को रन कर रहा है। ठीक है, इससे सिस्टम को पता चलता है कि प्रोसेस की किस यूज़र के अंदर रन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम को प्रोसेस को ट्रैक और मैनेज करने में मदद करता है।
और प्रोसेस के लाइफ साइकिल को एफिशिएंटली हैंडल करता है। अब हम आ गए थ्रेड्स एंड देयर मैनेजमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम से रिलेटेड। तो थ्रेड्स होता क्या है? थ्रेड एक लाइट वेटेड प्रोसेस होता है जो सेम एड्रेस स्पेस शेयर करता है लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होता है। इन्हें मैनेज किया जाता है जैसे थ्रेड लाइब्रेरी में। यह एक सेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इंटरफेसेस यानी एपीआई प्रोवाइड करता है जो थ्रेड को क्रिएट, मैनेज और सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज़ होता है। इससे थ्रेड मैनेजमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी और को एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है और डेवलपर्स को मल्टीपल थ्रेड्स हैंडल करना आसान होता है। एग्जाम्पल बात करें जैसे पोसिक्स थ्रेड यानी पी थ्रेड और विंडोज थ्रेड। ठीक है, अब हम बात करेंगे थ्रेड शेड्यूलर क्या होता है। ये डिसाइड करता है कि अगला थ्रेड कौन सा एग्जीक्यूट होगा। थ्रेड शेड्यूलर शेड्यूलिंग पॉलिसीज और प्रायोरिटाइज के बेसिस पर काम करता है। इससे सीपीयू रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूटिलाइजेशन इंश्योर होता है और मल्टीपल थ्रेड्स का एग्जीक्यूशन को मैनेज किया जाता है। एल्गोरिथम जैसे राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और भी बहुत सारे। अब इसके सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म क्या है? तो यह टूल्स होते हैं जो शेयर रिसोर्सेज के कॉन्करेंट एक्सेस को मैनेज करते हैं और थ्रेड सेफ्टी इंश्योर करते हैं। इसके की मैकेनिज्म जैसे म्यूटेक्सेस हम लोग पढ़े हैं डिटेल में, सेमाफोर, कंडीशन वेरिएबल्स। ठीक है, अब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हम लोग डिटेल में समझेंगे ऊपर। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, प्रोसेस आर शेड्यूल इन द ऑर्डर दे अराइव। ये सब अच्छे से ऊपर डिटेल में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं सभी को। राउंड रॉबिन भी अच्छे समझे हैं, प्रायोरिटी भी अच्छे समझेंगे। ये उसका भी एक छोटा सा ओवरव्यू है। ठीक है, अब हम आते हैं मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग क्या होता है। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग का मतलब होता है प्रोसेसेस को मल्टीपल सीपीयूज के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना। यह इंश्योर करता है कि सिस्टम के रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ हो और प्रोसेसेस पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकें। इसके जैसे कुछ की अप्रोचेस हैं जैसे सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, इस अप्रोच में सभी प्रोसेसर्स को मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के बराबर एक्सेस होता है। मतलब हर प्रोसेसर का एक जैसा एक्सेस और पावर रखता है। इसके एडवांटेज जैसे बैलेंस, लोड और स्केलेबिलिटी। अब एसिमेट्रिक में क्या होता है? एसिमेट्रिक में एक प्रोसेसर मास्टर होता है और बाकी प्रोसेसर स्लेव्स की तरह काम करते हैं। मास्टर प्रोसेसर सिस्टम के रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है और स्लेव्स को टास्क असाइन करता है। इसके एडवांटेज सेंट्रलाइज कंट्रोल और सिंप्लीफाइड डिज़ाइन। ठीक है, अब हम बात करेंगे लोड बैलेंसिंग क्या करता है। लोड बैलेंसिंग का मतलब होता है प्रोसेसेस को सीपीयू के बीच इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना जिससे कोई भी सीपीयू ओवरबर्डन ना हो और सिस्टम की परफॉर्मेंस मेंटेन रहे। अब इसके टेक्निक जैसे डायनामिक लोड बैलेंसिंग, स्टेट लोड बैलेंसिंग। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग का मेन एम होता है कि मल्टीपल प्रोसेसर्स को एफिशिएंटली यूज़ किया जाए ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी बढ़े। एसएमपी, एएमपी और लोड बैलेंसिंग जैसे अप्रोचेस इस गोल को अचीव करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब हम आ गए हमारे सेकेंड पार्ट में, डेडलॉक। ये हमारा सेकेंड पार्ट है हमारे टॉपिक का। तो डेडलॉक एक ऐसा सिचुएशन है जहां कुछ प्रोसेसेस आपस में रिसोर्सेज को लेकर अटक जाते हैं क्योंकि हर प्रोसेस एक रिसोर्स होल्ड कर रहा है और दूसरे रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा है जो किसी और प्रोसेस के पास है। इससे एक डिपेंडेंसी साइकिल बनती है जो प्रोसेसेस को आगे बढ़ने नहीं देती। इसका सिस्टम मॉडल देखते हैं। ठीक है, सिस्टम मॉडल के कुछ की कंपोनेंट्स है जैसे रिसोर्सेज यानी संसाधन। ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं जो प्रोसेसेस को चाहिए होते हैं जैसे मेमोरी, प्रिंटर एक्सेट्रा। अब यानी प्रोसेस यानी प्रक्रिया। ये प्रोग्राम्स हैं जो एग्जीक्यूशन में हैं और जो रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन यानी संसाधन एलोकेशन ग्राफ। ये एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है जो रिसोर्सेज और प्रोसेस को दिखता है। इसमें एजेंस रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट और एलोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब डेडलॉक के कैरेक्टराइजेशन देखते हैं। क्या है म्यूचुअल डेडलॉक तब होता है जब एक सेट ऑफ प्रोसेस ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि हर प्रोसेस एक रिसोर्स होल्ड कर रहा है और दूसरे रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा है जो किसी और प्रोसेस के पास है। डेडलॉक होने के लिए 4 जरूरी कंडीशन है: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन, सर्कुलर वेट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन यानी पारस्परिक नियम। रिसोर्सेज शेयर नहीं किए जा सकते और एक समय पर सिर्फ एक प्रोसेस एक रिसोर्सेज को होल्ड कर सकता है। होल्ड एंड वेट, रखना और वेट करना। जो प्रोसेसेस रिसोर्सेज को होल्ड कर रहे हैं वो एडिशनल रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नो प्रीम्पशन यानी ज़बरदस्ती नहीं, रिसोर्सेज को प्रोसेसेस से ज़बरदस्ती नहीं लिया जा सकता। सर्कुलर वेट एक क्लोज लूप होती है जहां हर प्रोसेस एक रिसोर्सेज होल्ड करता है जो नेक्स्ट प्रोसेस को चाहिए। अब बात करते हैं प्रिवेंशन, कैसे बचा जाए भाई। डेडलॉक प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज इंश्योर करता है कि डेडलॉक के लिए ज़रूरी कंडीशंस में से एक भी कंडीशन होल्ड ना हो।
टेक्निक्स है एलिमिनेटिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सभी रिसोर्सेज को शेयर नहीं किया जा सकता, इसलिए यह हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। और एलिमिनेटिंग होल्ड एंड वेट, प्रोसेसेस को सभी रिसोर्सेज एक साथ रिक्वेस्ट करनी चाहिए। प्रीम्प्टिंग रिसोर्सेज को ज़बरदस्ती, रिसोर्सेज को प्रोसेस से ज़बरदस्ती लिया जा सकता है। अवॉइडिंग सर्कुलर एंड वेट, एक रिसोर्सेज ऑर्डरिंग डिफाइन करना और इंश्योर करना कि रिक्वेस्ट इस ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है, अब हम आ गए अवॉइडेंस एंड डिटेक्शन में। तो अवॉइडेंस यानी बचाव, एल्गोरिदम का यूज़ करके रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करना जैसे डेडलॉक से बचा जा सके। एक एग्जांपल है बैंकर्स एल्गोरिदम। और डिटेक्शन यानी डेडलॉक होने देना और फिर एल्गोरिदम्स का यूज़ करके डिटेक्ट करना जैसे वेट फॉर ग्राफ। अब रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक, आया पहुँच तो गए हैं, अब उससे रिकवर कैसे किया। तो प्रोसेस टर्मिनेशन, एक या ज़्यादा प्रोसेस को टर्मिनेट करना जो डेडलॉक में है। रिसोर्स प्रीम्पशन, प्रोसेसेस से रिसोर्सेज को लेकर दूसरे प्रोसेसेस को एलोकेट करना। रोल बैक, प्रोसेसेस को एक सेफ स्टेट पे वापस से ले जाना और उन्हें रिस्टार्ट करना। ठीक है, तो हमारे कुछ डेडलॉक के कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग डीपली समझें अच्छे से कि उनसे बचे कैसे हैं, उनके कैरेक्टराइजेशन क्या है, उसके सिस्टम मॉडल क्या है। अब हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में सिर्फ दो पार्ट हैं। पहला कि डिफरेंट टाइप ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स और उसके परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के ज़रूरी नहीं सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट आएंगे, एक इसमें न्यूमेरिकल पार्ट आएंगे। मैंने इसमें न्यूमेरिकल पार्ट्स नहीं डिस्कस किए हैं, हालांकि पढ़ाते वक्त शुरू में 2-3 डिस्कस किए हुए हैं। अगर और ज़्यादा डिस्कस करते तो वीडियो लेंदी हो जाती। और ये डेडलॉक अवॉइडेंस पूछ सकता है। ठीक है, तो यही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और भी आप इसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस ट्रांजिशन, प्रोसेस स्टेट, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से डायग्रामेटिकली एग्ज़ाम में दिखाएंगे। और बर्स्ट टाइम, प्रायोरिटी टाइम, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से फिर से कि ये क्वेश्चन आने ही आना है। तो आज के यूनिट 3 के वन शॉट में हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो यूनिट 4 का रहेगा। सो टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द iTech वर्ल्ड। थैंक यू।